हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था संगम काल को। संगम काल में दोस्तों हमने केवल चेर, चोल और पांड्य राजवंश को पढ़ा था, लेकिन संगम काल में और भी हैं, जैसे कि पल्लव राजवंश, चालुक्य राजवंश, वेगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, वादामी के चालुक्य, ये सभी राजवंश और है। लेकिन दोस्तों ये सभी राजवंश जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं 5 से 6वीं शताब्दी के बीच। लेकिन जो हमने संगम काल को देखा है वो हमने देखा है मौर्य साम्राज्य के शुरुआत से लेकर मौर्योत्तर काल के बीच में। जैसे उत्तर भारत में जो देशीय एवं विदेशीय राजवंश थे, उसी टाइम पे सुदूर दक्षिण भारत में हमने देखा कौन से राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य राजवंश थे। मैप वगैरह से हमने सबसे क्लियर किया था। अब दोस्तों देखते हैं हम गुप्त राजवंश को। जैसे कि हमने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा कि भारत में, प्राचीन भारत में एक केंद्रीय सत्ता के रूप में संपूर्ण भारत पर जो अधिकार किया वह मौर्य साम्राज्य ने किया। लेकिन अब मौर्य साम्राज्य की ही तरह जो भारत में एक केंद्रीय सत्ता के रूप में जो उभर के आए वह आए दोस्तों गुप्त शासक। केंद्रीय सत्ता के रूप में अब जो शासन करेगा 275 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी के पूर्व उनका शासन रहेगा गुप्त शासकों का, जो कि एक गुप्त वंश के रूप में, गुप्त साम्राज्य के रूप में संपूर्ण भारत में एक केंद्रीय सत्ता के रूप में शासन करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे गुप्त राजवंश के स्रोत, जानकारी के स्रोत क्या हैं, प्रमुख पुस्तकें हैं और पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य वगैरह, इन सभी को देखेंगे। और जो गुप्त वंश के शासक रहे हैं, सिरुगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त, इनके बारे में। और जो शासकों की याद करने की ट्रिक्स वगैरह भी है दोस्तों, जैसे कि हम भूल जाते हैं कौन मौर्य साम्राज्य के थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य के थे। अब गुप्त वंश में हम देखते हैं चंद्रगुप्त, तो हमें कन्फ्यूजन होती है दोस्तों। इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और जहाँ पर हो सकेगा तो थोड़ी बहुत हम ट्रिक्स की भी याद करेंगे। दोस्तों सिलेबस प्राचीन भारत का जो है वह एकदम डिफिकल्ट है, जड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता है कि छोटे छोटे से राजवंश है कि इनको हमें कहाँ किस तरीके से पढ़ना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि दक्षिण भारत के जितने राजवंश हैं 1200 ईस्वी तक, यानी कि जो हमारा पूर्व मध्यकाल है वहां तक के दक्षिण भारत के राजवंश को संगम काल में ही पढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं करूंगा। संगम काल में मैंने 3 राजवंश को पढ़ाया, उनको आप अच्छे से याद करिए, बार बार पढ़िए दोस्तों। जितना हो सकता था उन 3 राजवंशों में मैंने सब कुछ पढ़ाया। अब दोस्तों हम देखेंगे जैसे कि वादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वाकाटक वंश वगैरह है और पल्लव वंश है। इन सभी दोस्तों राजवंशों को अब हम इसके बाद में, गुप्त काल के बाद में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं आज की वीडियो हम कितना पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य, जैसे कि हमने देखा 275 से लेकर 550 एडी के बीच रहा है। कब तक रहा है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं फिर से। मौर्य साम्राज्य जो कि 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 184 ईस्वी पूर्व के लिए रहता है मौर्य साम्राज्य। 184 ईस्वी पूर्व से लेकर 275 ईस्वी तक जो 300 वर्षों का शासन रहा है, उसमें हमने देखा था मौर्योत्तर काल, जिसमें देशी और विदेशी राजवंशों को पढ़ा था हमने। अब 275 से लेके 550 ईस्वी तक हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य को। ठीक है दोस्तों, टाइम पीरियड आप अपना बिल्कुल क्लियर रखिए, क्योंकि टाइम पीरियड से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं और जितनी भी कंफ्यूजन है सारी टाइम पीरियड को लेकर ही है। आप टाइम पीरियड को क्लियर रखेंगे, राजवंश आपके क्लियर रहेंगे कि हाँ किस टाइम पीरियड पे कौन से राजवंश आए हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य जो कि 275 से लेके 550 ईस्वी के बीच माना जाता है। इससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि हम इसके बारे में देखें कि इसका जो विस्तार था वो भारत के किन क्षेत्रों में था। चूंकि जो हमारा गुप्त साम्राज्य है भारत के उत्तरीय क्षेत्र में अवस्थित था। उत्तरीय क्षेत्र में अगर हम बात करें
ये रहा दोस्तों हमारा भारत। आप मैप अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो दोस्तों, तो आप यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, इसमें देखिए और इसको लोकेशंस को आप नज़र में रखिए, हाँ कौन कौन से जो स्थल है महत्वपूर्ण वो कहाँ पे लोकेटेड है। मैप को आप वीडियो को पॉज करके मैप को अच्छे से देखिए और मैं जो बता रहा हूँ उसको भी देखिए। चूंकि भारत अब बता रहे हैं, चूंकि जो भारत था हमारा उसमें पाकिस्तान और यहां से अफगानिस्तान भारत में सम्मिलित था। अब गुप्तों का जो शासन रहा करता था दोस्तों, उत्तर प्रदेश ये रहा दोस्तों, यूपी, और इसकी यहां पे जो लगा हुआ है वह लगा हुआ बिहार। गुप्तों का जो प्रारंभिक राजवंश रहा, पहली बात तो दोस्तों भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त राजवंश को कहा जाता है। दूसरी बात, जो गुप्त थे वह वैश्य थे और कुषाणों के सामंत थे। कुषाणों के सामंत थे। गुप्तों की आपको उत्पत्ति के संबंध में पता चला होगा दोस्तों कि गुप्त कहां से आए थे। सामने ना बैठ, यहाँ बैठ जा एक तरफ। गुप्त वैश्य थे और कुषाणों के सामंत थे। कौन थे? वैश्य थे और कुषाणों के सामंत थे। गुप्तों की उत्पत्ति जो होती है वह कुषाणों के यहाँ एक तरह से कुषाणों के सामंत के मंत्री के तौर पे जो किसी शासक के अधीन जो शासक शासन करता था उसे कहते थे हम सामंत। तो जो गुप्त निकल के आते हैं वह कुषाणों के सामंत थे और इनका धर्म क्या था? वैश्य थे। भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। अब इसके विस्तार को हम दोस्तों देखते हैं कि गुप्त वंश का आरंभिक जो राज्य रहा है, आरंभिक जो विस्तार रहा है वह उत्तर प्रदेश और बिहार में रहा है। खासकर अगर जो अधिकतर इनके सिक्के प्राप्त हुए हैं वह उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं और प्रारंभिक राज्य इन्होंने स्थापित किया वह किया था कौशाम्बी में। कहाँ पे दोस्तों? कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में यहाँ पर इन्होंने अपने राज्य को स्थापित किया था। अब धीरे धीरे अपने क्षेत्रफल विस्तार को करते करते बिहार, उत्तर प्रदेश तथा भारत के उत्तर पश्चिमी, हालांकि पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान वाले क्षेत्रों में नहीं पहुंचकर यह पहुंचते हैं इन क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में दोस्तों गुप्त साम्राज्य का विस्तार था। आप यहां पर भी मैप में देख रहे होंगे गुप्त साम्राज्य इन क्षेत्रों में था। आपने देखा गुप्त वंश का आरंभिक राज्य यूपी और बिहार था। अब दोस्तों देखते हैं कि इसके स्रोत क्या हैं जानकारी के। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशीय विवरण। दोस्तों मैं आपको पढ़ाने के लिए पॉइंट्स के रूप में आपको याद करा सकता हूं, लेकिन मैं इसीलिए आपको किरण से बताता हूं, चीज़ों को तोड़ के बताता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएं। कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके स्रोत, कि आखिर इतना बड़ा जो केंद्रीकृत साम्राज्य रहा है 275 से लेके 550 ईस्वी पूर्व के बीच, ईस्वी के बीच जिन्होंने शासन किया, तो उनके कुछ तो जानकारी के स्रोत रहे होंगे, उनको देखना ज़रूरी है। और दोस्तों इससे और तरीके के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि देवीय चंद्रगुप्तम, ये दोस्तों साहित्यिक स्रोत हैं। अब पूछ लेगा आपको देवीय चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखी गई है। जैसे कि हम पहले भी देखते हैं कि मैंने आपसे कहा है कि मैं थोड़ी थोड़ी बुकें जो प्राचीन भारत की इंपॉर्टेंट है और जो जिससे संबंधित है मैं आपको कराता आऊँगा। लास्ट पे इकट्ठा आप देखेंगे, प्राचीन भारत के संपूर्ण प्रश्नों को भी करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम धीरे धीरे प्राचीन भारत के निरंतर पढ़ते जा रहे हैं अच्छे से, और हमारा प्राचीन भारत जो है और करीब करीब 10-15 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। स्रोत की बात करते हैं दोस्तों, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशीय विवरण। विदेशीय विवरण साहित्यिक स्रोतों में दोस्तों देवीय चंद्रगुप्तम, देवीय चंद्रगुप्तम एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई है दोस्तों विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त के द्वारा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, और साहित्यिक जो स्रोत भी हैं यह भी पूछे जाते हैं कि इनमें से किस से गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। पीसीएस वगैरह में आपसे ऐसे पूछता है, तो अगर आपको पता होगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो देवीय चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है और इससे जो जानकारी प्राप्त होती है गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। देवीय चंद्रगुप्तम में दोस्तों वर्णन किया गया है रामगुप्त का। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। इससे पहले सबसे पहले देखते हैं कि आखिर गुप्त वंश में कौन से महत्वपूर्ण शासक जिनके बारे में हमें पढ़ना है। तो इनको याद करना थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा है, हम ट्रिक से देखते हैं। एससी, कुमार, सिंह और विष्णु। फिर से देखिए दोस्तों, एससी, कुमार, सिंह और विष्णु। एससी से आता है दोस्तों श्रीगुप्त, एससी से आता है दोस्तों श्रीगुप्त। फिर
एस से आता है, सॉरी दोस्तों, एस से आता है श्रीगुप्त, सी से आता है चंद्रगुप्त प्रथम, एस से आता है समुद्रगुप्त, और फिर सी से आता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, कुमार से आता है कुमारगुप्त, सिंह से आता है स्कंदगुप्त, और विष्णु से आता है विष्णुगुप्त जो कि अंतिम शासक था। यह रही दोस्तों ट्रैक। अब दोस्तों देखते हैं हम जो प्रमुख शासक है, लेकिन गुप्त वंश के अगर हम सभी शासकों की बात करें तो बहुत ज़्यादा शासक रहे हैं दोस्तों। यह प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, और आपको लगता है कि गुप्त वंश में केवल इतने ही शासक रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले चंद्रगुप्त आते हैं, और चंद्रगुप्त के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। लेकिन दोस्तों समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य नहीं आए थे। कौन आए थे? समुद्रगुप्त के बाद जो आए थे वह आए थे रामगुप्त, जिसका वर्णन हमें देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक से पता चलता है। और यही प्रश्न पूछा गया था किसमें? यूपीएस पीसीएस में। कैसे पूछा गया था कि गुप्त वंश के शासकों के क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब आपने देखा होगा श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जो कि सभी बच्चों ने लगाया था, गलत था दोस्तों। समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बन के आए, लेकिन दोस्तों अल्पकालिक शासक थे, इनका कुछ खास हिस्ट्री में कोई रोल नहीं रहा है। कौन थे? रामगुप्त थे। लेकिन जब आपसे पूछता है कि क्रम से व्यवस्थित कीजिए, तो आपको फिर ऑप्शंस में देखना पड़ेगा। यूपीपीसीएस में एक बार पूछा गया है, इसलिए मैंने दोस्तों आपके लिए लिखा है। रामगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बीच में शासन करते हैं कुछ अवधि के लिए। अगली है दोस्तों कालिदास की विभिन्न पुस्तकें। कालिदास की, आपको जैसे पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के शासनकाल में 9 रत्न थे, जिनमें से एक थे दोस्तों कालिदास। और कालिदास के द्वारा पुस्तकें जो लिखी गई है, उनसे हमें किसकी जानकारी? गुप्त साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि ऋतु संहार। और वैसे भी ये पुस्तकें जो है, आप हिंदी में भी अगर पढ़ेंगे हिंदी को, तो ये इंपॉर्टेंट बुकें हैं हिंदी में, हिस्ट्री में, जहाँ कहीं भी देखेंगे आपको कहीं ना कहीं पेपर में ये पुस्तकें दिखाई दिली होंगी। जैसे कि मालविकाग्निय मित्रम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी पुस्तकें हैं? आपने यकीनन दोस्तों पॉइंट के रूप में याद की होंगी। देखते हैं दोस्तों, इनसे गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। पहला प्रश्न यह बनता है, और दूसरा प्रश्न बनता है कि यह जो पुस्तकें हैं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्निय मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कालिदास की बुकें हैं वह है मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम। अन्य जो दोस्तों प्रमुख पुस्तकें हैं, एक है मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, एक है कामसूत्र जो कि वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों, चलिए एक बार फिर से देखते हैं। देवी चंद्रगुप्तम जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है, उसमें जो वर्णन किया गया है रामगुप्त का वर्णन किया गया है। इसके बाद में ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्नि मित्रम और अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास द्वारा लिखी गई है, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, महाकवि भी इन्हें कहा जाता है। इसके बाद में मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, कामसूत्र जो कि वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं दोस्तों हम पुरातात्विक साक्ष्यों को। पुरातात्विक साक्ष्यों में जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति जो कि समुद्रगुप्त के द्वारा जिसे लिखवाया गया था। क्या है दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति जो कि एक स्तंभ लेख है, भीतरीय लेख, जिसमें हूणों का आक्रमण है जो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, उसकी जानकारी किससे मिलती है? वो भीतरी लेख से मिलती है, जो कि कहाँ से? उत्तर प्रदेश के प्राप्त हुआ है। कहाँ से? गाजीपुर से। भीतरीय लेख। इसके बाद में है जूनागढ़ लेख, जो कि हमें रुद्रदामन का जूनागढ़ भी लेख है, वो तो आपको याद है। लेकिन स्कंदगुप्त का एक जूनागढ़ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उससे जानकारी किसकी प्राप्त होती है? गुप्त राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में इनके हैं सिक्के, चूंकि हम पुरातात्विक साक्ष्यों को देख रहे हैं जो खुदाई से मिलते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की भीतरी लेख जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, हूणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, और जूनागढ़ लेख जो कि स्कंदगुप्त का है। इसके बाद में हम देखते हैं सिक्कों को। सिक्कों में दोस्तों गुप्त शासकों ने सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के चलाए। एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछा गया था, शायद किसी स्टेट पीसीएस, शायद बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों, कि सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के किनके द्वारा चलाए गए? तो किनके द्वारा चलाए गए थे? वही चलाए गए थे दोस्तों गुप्त शासकों के द्वारा। अब सोने के सिक्कों को कहा जाता था दीनार, चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रूपक,
और तांबे के सिक्के को दोस्तों कहा जाता था मासक। याद रखेंगे, सोने के सिक्के को दीनार, चांदी के सिक्के को रूपक और तांबे के सिक्के को क्या, मासक कहा जाता था। और सिक्कों के बारे में, जो मैक्सिमम सिक्के प्राप्त हुए हैं, यानी कि सर्वाधिक जो सिक्के प्राप्त हुए हैं गुप्त काल के सोने के सिक्के, वह कहाँ से, बयाना राजस्थान से सोने के सिक्कों के ढेर प्राप्त हुए हैं। कहाँ से दोस्तों, राजस्थान के बयाना से गुप्तकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्यों में हम देखते हैं जैसे कि तिगवा का विष्णु मंदिर। क्या है दोस्तों, तिगवा का विष्णु मंदिर, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो जबलपुर में है। आपने दोस्तों जो मध्य प्रदेश वाले जो भाई है मेरे, उन्होंने बार बार याद किया होगा कि तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है, तो जबलपुर में है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के नहीं है वो क्या याद करते हैं, वो याद करते हैं कि मध्य प्रदेश में है। लेकिन यूपी पीसीएस में एक बार एग्जैक्ट पूछा गया है कि तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वो कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश तो ऑप्शन में दिया नहीं गया था, मध्य प्रदेश के जिले दिए गए, तो कहाँ स्थित है, जबलपुर में स्थित है। हम राज्यों को दोस्तों याद नहीं करेंगे, हम जिलों को याद करेंगे, क्योंकि हमें साथ ही जिले याद होंगे कि कहाँ पे हैं ये जिले, और हमें पता चलेगा दोस्तों कि किस राज्यों में है ये। ठीक है दोस्तों, तिगवा का जो विष्णु मंदिर है वह जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का जो शिव मंदिर है वह सतना मध्य प्रदेश में है। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन ऐसे किनसे बन सकता है कि पूछ सकता है, तो तिगवा का जो मंदिर है वह जबलपुर में है, किस देवता को समर्पित है, किस देवता को समर्पित है। पूछता है नहीं पूछता है दोस्तों, आप खुद बताइए। वह पूछता है कि तिगवा का जो मंदिर है किस देवता को समर्पित है, तो किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। मैंने दोस्तों एक एक पॉइंट में आपको 4-4 पॉइंट इसीलिए कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में लिखने की, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सके। और मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि आप केवल जैसा मैंने लिखा है इसी तरीके से याद करें कि तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर। जब आप याद करेंगे और एग्जामिनर पूछेगा कि तिगवा का मंदिर किससे संबंधित है, तो आपको याद आएगा तिगवा का विष्णु मंदिर, तो आप करेंगे विष्णु से संबंधित है। कहाँ है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। एक भूमरा का शिव मंदिर है जो सतना मध्य प्रदेश में है। इसके बाद में एक दोस्तों है नचना कुठारा का मंदिर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है। सभी दोस्तों आप याद तो करते ही हैं, आप इन्हें भी याद करेंगे, आप इन्हें भी याद करेंगे और आप मंदिरों को भी याद करेंगे। क्यों ना दोस्तों इनको अलग अलग याद करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये किससे संबंधित है और किन राजाओं के द्वारा इनका निर्माण कराया गया। इसीलिए दोस्तों मैं आपको पढ़ाता हूँ जिन राजाओं के द्वारा इनका निर्माण कराया गया है उसी राजवंश में। जैसे कि तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश, नचना कुठार जो पार्वतीय मंदिर है, किसका मंदिर है, पार्वतीय का मंदिर है। नचना कुठार जो पार्वतीय मंदिर है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों, पन्ना मध्य प्रदेश में। एक भीतरगांव जो मंदिर है वो कानपुर उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप देखिए यूपी पीसीएस का पेपर देखिए, हर साल कहीं ना कहीं आपको पीसीएस में या बीपीएससी वगैरह में पूछा गया है। आरओ में हमेशा यह प्रश्न बनता है कि भीतरगांव मंदिर है किन शासकों के द्वारा निर्माण कराया गया या किस राजवंश से संबंधित है, तो गुप्त राजवंश है। कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, कौन सा दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, कहाँ है, यह है ललितपुर यूपी में। ललितपुर यूपी में है। आपको अगर ललितपुर ऑप्शन में नहीं देता है तो आपको झांसी देगा कि देवगढ़ का तो दशावतार मंदिर है, कहाँ है, झांसी या ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में देखते हैं अजंता एवं बाघ की जो चित्रकारी है, अजंता एवं जो बाघ की चित्रकारी है, इससे भी हमें गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। अब देखते हैं दोस्तों विदेशीय विवरणों को। किसको, विदेशीय विवरण, क्योंकि गुप्त जब राजवंश चल रहा था तो कुछ चीनी यात्री भी भारत में आते हैं। अब एक है जैसे फाहियान कौन है दोस्तों, फाहियान चंद्रगुप्त के शासनकाल में यह भारत आता है। किसके शासनकाल में, चंद्रगुप्त के शासनकाल में यह भारत आता है। कहाँ, इसका अपनी जो फाहियान जो अपनी पुस्तक में वर्णन करता है, वह किसका वर्णन करता है, वह मध्य देश का अपनी पुस्तक में वर्णन करता है। फाहियान किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत में आया था। इसके बाद में एक है दोस्तों हुएंगसांग। हालांकि हुएंगसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, लेकिन इसने जो वर्णन किया है वह किया है दोस्तों अपनी बुक में कुमार गुप्त का। गुप्त लिख गया है, कुमार गुप्त का वर्णन किया है। फिर से देखते हैं विदेशी विवरण में दोस्तों दो ही है, फाहियान मध्य प्रदेश, हुएयांग जिसमें कुमार गुप्त का वर्णन किया है। अब देखते हैं दोस्तों हम
साक्ष्यों को देख चुके हैं कि कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशीय विवरण। इसके बाद में हमने देखा प्रमुख शासकों को। अब देखते हैं हम जो पहला शासक है जिसे संस्थापक कहा जाता है वह है श्रीगुप्त। कौन है दोस्तों? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने जो उपाधि धारण की थी वह महाराजा की उपाधि धारण की थी। किसकी दोस्तों? महाराजा की। याद रखेंगे गुप्त शासकों में ज्यादातर जो उपाधि धारण की थी उनसे प्रश्न बनता है, क्योंकि चंद्रगुप्त की प्रमुख उपाधि है विक्रमादित्य, जो कि हजारों बार पूछी गई है और आप याद करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनकी उपाधि है दोस्तों। श्रीगुप्त ने उपाधि धारण की थी किसकी? महाराजा की उपाधि धारण की थी। और इनके जो अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त होती है, अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त होती है, अभिलेखों में से क्या कहा गया? इन्हें कहा गया है आदि पुरुष की उपाधि प्राप्त होती है। इनकी जो वास्तविक उपाधि है धारण की थी महाराजा की, लेकिन जो अन्य अभिलेखों से इन्हें एक और उपाधि जो दी जाती है वह है आदि पुरुष की। यह भी दोस्तों पूछी गई थी यूपीएससी में। आदि पुरुष की उपाधि किसने धारण की थी? किसने धारण की थी? श्रीगुप्त ने धारण की थी। इसके बाद में देखते हैं इरीय संघ। कौन सा दोस्तों? इरीय संघ। इरीय संघ एक इतिहासकार हैं जिनके अनुसार मगध में मंदिर का निर्माण जो करवाया था वह श्रीगुप्त ने करवाया था। 24 गांवों को दान देकर, 24 गांवों को दान देकर जो मगध में मंदिर का निर्माण करवाया था वह श्रीगुप्त ने करवाया था इरी संघ के अनुसार। इसका जो पुत्र बनता है वह शासक बनता है घटोत्कच। हालांकि दोस्तों काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि श्रीगुप्त का जो पुत्र है वह कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन यह गलत है। श्रीगुप्त का जो पुत्र बनता है वह बनता है पुत्र घटोत्कच। कौन दोस्तों? याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच। स्कंदगुप्त का जो सुबिया लेख है जो कि रीवा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, सभी शासकों की जो वंशावली का वर्णन इससे प्राप्त होता है। स्कंदगुप्त का एक सुपिया लेख है। हालांकि मैं आपको स्कंदगुप्त में पढ़ा देता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पढ़ाया है कि शुरुआत में आप देख सकें कि वंशावली जो हमें देखने को मिलती है स्कंदगुप्त के सुपिया लेख से, वह देखने को मिलती है घटोत्कच से। कहाँ से? गुप्त शासकों की वंशावली हमें कहाँ से देखने को मिलती है? स्कंदगुप्त के सुपिया लेख जो कि रीवा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, और घटोत्कच से सभी शासकों की वंशावली हमें देखने को मिलती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसने जो अपनी राजधानी बनाया था वह उज्जैन विदिशा को, श्रीगुप्त ने उज्जैन विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए दोस्तों देखते हैं कि फिर से कि हमने इसमें क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इसके क्षेत्रफल विस्तार को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका उदय कैसे हुआ, साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी विवरण को देखा। फिर हमने देखा श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी और अन्य अभिलेखों में इसे आदि पुरुष भी कहा गया है। इरी संघ के अनुसार कि मगध में मंदिर का जो निर्माण कराया था 24 गांवों को दान में देकर, वह किसने? श्रीगुप्त ने करवाया था। शासक था इसका पुत्र घटोत्कच बनता है जो कि अल्पकालिक शासक था, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और स्कंदगुप्त का एक सुपिया लेख है जो कि रीवा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। घटोत्कच से गुप्त शासकों की वंशावली का विवरण प्राप्त होता है। जो राजधानी है दोस्तों उज्जैन विदिशा को इसने राजधानी बनाई थी। थोड़ी सी दोस्तों चीजें जल्दी देखते हैं ताकि पॉइंट मैंने ज़्यादा लिखते हैं। आपको पता है मैं दोस्तों के औरों की तरह आपको 2-4 पॉइंट लिख के नहीं पढ़ाता, मैं आपको जितने पॉइंट्स बन सकते हैं और जो बने हैं सभी को लिखता हूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं कि कहाँ से पॉइंट्स बना ले और फिर एग्जाम में गलत हो जाए। पहले से हम तैयार होंगे दोस्तों कि जब एग्जामिनर प्रश्न बनाए तो हम यकीनन करके आएँ। अगला शासक आता है दोस्तों, वह आता है दोस्तों हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 से लेके 335 ईस्वी तक शासन करता है। 319 से लेके 335 ईस्वी तक शासन करता है चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि है गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। कौन था? वह था चंद्रगुप्त प्रथम। एग्जाम में पूछा जाता है कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वह था चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसने विवाह के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विवाह के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब दोस्तों आप कमेंट से बताइए कि ऐसा कौन सा शासक हम पहले पढ़ चुके हैं जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार विवाह के द्वारा किया था। बताइए, आप देखते हैं कि कितने लोगों ने पिछली वीडियो को देखा है कि इसने विवाह के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। लिच्छवीय राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था दोस्तों? लिच्छवीय राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जिससे विवाह स्वरूप दहेज के रूप में वैशाली इसे प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वैशाली प्राप्त होता है। गुप्त संवत जो चलाया है दोस्तों, गुप्त संवत आपने यकीनन पॉइंट्स के रूप में रटा होगा। गुप्त संवत किसने चलाया है? चलाया है 319-20 में। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने।
क्योंकि चंद्रगुप्त 319 में शासक बना। कब तक रहा? 335 तक। और जैसे ही शासक बना तो उसी टाइम पे 319-20 में इसने गुप्त संवत को चलाया। उपाधि धारण की थी इसने महाराजा धीराज की। फिर से देखिए दोस्तों, श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी और आदि पुरुष भी उसे कहा जाता था। लेकिन महाराजा धीराज ने जो पहली उपाधि धारण की थी वह चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। सर्वप्रथम जो स्वर्ण सिक्के चलाए, सर्वप्रथम गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? तो किसने चलाए? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। इसके बाद में दोस्तों अगला शासक आता है हमारा समुद्रगुप्त। देखते हैं फिर से चंद्रगुप्त में हमें कितना पढ़ना है। 319 से लेकर 335 तक ईस्वी तक शासन करता है। सर्वाधिक शक्तिशाली है। साम्राज्य विस्तार विवाह के द्वारा किया। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिसे दहेज स्वरूप वैशाली प्राप्त किया। 319-20 में गुप्त संवत को चलाया। इसके बाद में उपाधि महाराजा धीराज की धारण की और सर्वप्रथम गुप्त शासक जिसने सोने के सिक्के जारी किए। इसके बाद में अगला शासक आता है समुद्रगुप्त, जो कि 335 से लेकर 375 ईस्वी के बीच रहता है। कौन दोस्तों? समुद्रगुप्त। इसके बारे में दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद जो स्तंभ लेख है वह किसके द्वारा लिखाया गया है? समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। और किसने लिखा था? यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो लिखा है हरिसेन ने। किसने लिखा है? हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के राज दरबार में थे। आपको दोस्तों याद तो रहता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे, और आपको यह याद नहीं रहता है कि हरिसेन जो थे वह समुद्रगुप्त के दरबार में थे। इसको याद रखिए दोस्तों, एक अपवाद के रूप में है। 9 तो इनके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, लेकिन हरिसेन जो थे जिनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, इलाहाबाद स्तंभ लेख लिखा गया, वह समुद्रगुप्त के दरबार में थे। समुद्रगुप्त 335 से 75 के बीच शासन करता है। टाइम पीरियड को दोस्तों यकीनन आप नजर में रखें ताकि आपको चीजें क्लियर हों। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे, इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है या स्तंभ इलाहाबाद स्तंभ लेख। इसमें दोस्तों जो समुद्रगुप्त ने वर्णन किया गया है, धर्म प्रचारक के रूप में समुद्रगुप्त ने खुद को बताया है। समुद्रगुप्त ने अपना जो वर्णन इसमें किया है एक धर्म प्रचारक के रूप में किया है। याद रखेंगे दोस्तों, पूछा गया है एक बार कि समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में क्या वर्णन करवाया है, तो खुद को एक धर्म प्रचारक के रूप में दिखाया है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण करवाया गया है जहांगीर के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर का लेख, जो हम दोस्तों मध्यकाल में देखेंगे कि मध्यकाल को पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे इस पॉइंट को दोबारा से। लेकिन दोस्तों जो एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी है, जो एग्जामिनर पूछता है उसको आप याद रख सके, इसलिए मैं बता देता हूँ कि जहांगीर के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति में जो अपना खुद का लेख लिखवाया गया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। रानी का लेख किसे कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख को कहा जाता है। अकबर के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति को कौशाम्बी से ले जाकर इलाहाबाद के किले में प्रयाग प्रशस्ति को किसने रखवाया था? तो अकबर ने रखवाया था। अब देखिए इससे कितने पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट कि प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। क्या वर्णन किया गया है? धर्म प्रचारक के रूप में खुद को दिखाया गया है। किसने लिखी है? हरिसेन ने लिखी है। प्रयाग प्रशस्ति कहें या इलाहाबाद स्तंभ लेख कहें, कौशाम्बी से प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद के किले में किसने रखवाया? अकबर ने रखवाया। रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति को। और जहांगीर का लेख किसमें उत्कीर्ण है? प्रयाग प्रशस्ति में। ये सभी पॉइंट दोस्तों पीसीएस में ना जाने हजारों बार पूछे गए हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसके बारे में बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन हमें सभी को नहीं पढ़ना है। प्रयाग प्रशस्ति में जो 21वीं पंक्ति है, प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में हमें 9 राजाओं का, जो कि है समुद्रगुप्त के समकालीन थे, 9 राजाओं का वर्णन देखने को मिलता है, जिसमें समुद्रगुप्त के द्वारा इन सभी 9 राजाओं को हराया गया था। इससे पहले देखते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में क्या खास बातें हैं। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है विंसेंट स्मिथ। आपको दोस्तों याद यकीनन दिखाई अगर ना दिल रहा हो तो आप याद करिए कि विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत का नेपोलियन। किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को। किसने कहा है? विंसेंट स्मिथ ने कहा है। विंसेंट स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है। 100 युद्धों का राजा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन काल में
बहुत सारे, यूँ कहें कि दोस्तों 100-150 राजाओं को तो पराजित ही कर दे, अपने साम्राज्य को विस्तार किया सर्वाधिक, वो समुद्रगुप्त ने किया। 100 युद्धों का राजा किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। इसने जो उपाधियां धारण की, अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की, अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की, और क्रमांक। अब दोस्तों एग्जामिनर क्रमांक के आगे आपको कुछ भी लगा के दे सकता है, विक्रमांक लगा के दे सकता है, सुक्रमांक लगा सकता है। लास्ट में अगर आपको दिखाई देता है क्रमांक, तो आप याद रखेंगे जो क्रमांक की उपाधियां धारण की थी वह किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने। इसलिए दोस्तों क्रमांक के ऊपर इसकी 6-7 उपाधियां, उन सभी को मैंने नहीं लिखा है। आप केवल इतना देखेंगे कि जिस उपाधि की लास्ट में आपको क्रमांक दिखता है, हालांकि इसका एक अपवाद है जो कि हम आगे देखेंगे, अगर लास्ट में आपको क्रमांक दिखता है तो आप याद रखेंगे क्रमांक किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की। इसने एक और उपाधि धारण की थी, कविराज की। कविराज की उपाधि क्यों धारण की थी? क्योंकि इसके सिक्कों पर इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो देख सकते हैं कि एक और जहां समुद्रगुप्त 100 युद्धों का राजा, भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है, वहीं एक और संगीत प्रेमी है, बीड़ा बजाते हुए इसे दिखाया गया है। अब दोस्तों 100 युद्धों का राजा जिसे कहा जाता है उसने कुछ तो विजय की हुई होगी। प्रमुख जो शासक हैं 9 शासक हैं, जिसमें 21वीं पंक्तिय पर्याप्त परिस्थितियों में वर्णन किया गया है, जिसे समुद्रगुप्त ने अपनी उत्तरा अभियान के दौरान और दक्षिणापथ अभियान के दौरान इन्हें हराया था। देखते हैं दोस्तों, आप में से आपको इनमें से कोई भी 4 शासक दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन जो है जिसे समुद्रगुप्त ने नहीं हराया था। तो दोस्तों थोड़ी सी एक नज़र में आप बार बार इनको पढ़िए ताकि इनको आप याद कर सके, और इनसे जब मैं आपको प्रश्न कराऊंगा तो दिखाऊंगा कि हाँ इससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इससे 4-5 प्रश्न पूछे गए यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में भी, कि इनमें से किस शासक को, बार बार वही प्रश्न बनता है कि इनमें से किस शासक को समुद्रगुप्त ने नहीं हराया था। तो सबसे पहले देखते हैं रुद्रदेव को, मत्तिल को और नागदत्त को। 3 शासक हैं दोस्तों, रुद्रदेव, मत्तिल और नागदत्त। इसके बाद में दोस्तों आता है चंद्रवर्मा, गणपतिनाथ और नागसेन। वही है नागसेन, याद करिए कि नागसेन कौन है। रुद्रदेव, मत्तिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिनाथ और नागसेन। इसके बाद में अच्युत, नंदी और बलवर्मा। 3 दिन करके आप याद करेंगे तो यकीनन याद कर पाएंगे, जैसे कि रुद्रदेव, मत्तिल और नागदत्त। रुद्रदेव, मत्तिल और नागदत्त। अगले आते हैं चंद्रवर्मा, गणपतिनाथ और नागसेन। चंद्रवर्मा, गणपतिनाथ और नागसेन। अगले जो 3 आते हैं वह अच्युत, नंदी और बलवर्मा। अच्युत, नंदी और जो बलवर्मा आते हैं यह अगले 3 हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि इसकी मुद्राएं, क्योंकि मुद्राओं को ही इसकी अधिकतर जानकारियां प्राप्त होती है। हमें 6 प्रकार की हमें मुद्राएं देखने को मिलती हैं, लेकिन हमें सभी मुद्राओं को नहीं पढ़ना है। इसमें से केवल 2 मुद्राएं इंपॉर्टेंट है। एक मुद्रा जिस पर इसकी मुद्रा पर गरुड़ दिखाया गया है, और अगली इसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। कि जो गरुड़ छाप मुद्रा है, गरुड़ छाप जो मुद्रा है उसमें दिखाया गया है कि नागवशी राजाओं पर विजय के बारे में, जो नागवशीय राजा थे उनकी विजय के बारे में जो दिखाया गया है। किसमें दिखाया गया है? गरुड़ छाप मुद्रा में दिखाया गया है कि समुद्रगुप्त ने नागवशी राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, और सैकड़ों युद्धों का जो जीतने वाला बताया गया है वो गरुड़ चिन्ह वाली मुद्रा में बताया गया है। अगला है बीड़ा वाली मुद्रा, क्योंकि मुद्रा में बीड़ा छपी हुई थी, बीड़ा बजाते हुए जो दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, और इसी से प्राप्त होती है। इतिहासकारों के द्वारा इसे कविराज की उपाधियाँ दी जाती है। कि इतिहासकार उस टाइम पे थे थोड़ी दोस्तों कि उन्होंने उसके सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए देखा और उन्होंने अंदाजा लगाया कि एक संगीत प्रेमी रहा होगा, और इसीलिए इसे उपाधि दे दी कविराज की। बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया। बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? समुद्रगुप्त ने संरक्षण दिया। मेघवर्ण ने गया में बौद्ध स्तूप बनवाने की अनुमति मांगी। मेघवर्ण दोस्तों कौन था? यह श्रीलंका का एक राजा था। मेघवर्ण श्रीलंका का एक राजा था जिसने समुद्रगुप्त से यह अनुमति मांगी थी कि बिहार के गया में एक बौद्ध स्तूप बनवाने की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, एक बार पूछा गया था। इसके कुछ ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें इसकी उपाधि का वर्णन किया गया है परम भागवत,
और एक इतिहासकार हैं राय चौधरी। राय चौधरी ने जिसने दक्षिण की विजय की थी, जो इसने दक्षिण की विजय की थी, उसमें धर्म विजय का वर्णन किया गया है। दक्षिण की विजय को धर्म विजय किसने कहा? तो इतिहासकार राय चौधरी ने कहा है। अगला जो शासक आता है दोस्तों, वह आता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य दोस्तों इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है। इसने जो शासन किया है वह 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच शासन किया है। 375 से लेकर 415 ईस्वी के बीच किसने शासन किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य ने शासन किया है। इसकी माता का नाम था दोस्तों दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की माता का नाम क्या था? दत्ता देवी है इसकी माता का नाम था। और इसके जो नाम हमें देखने को मिलते हैं, देवपुत्र, देवराज और देवश्री। अब दोस्तों यह कैसे याद रख सके? जिसकी उपाधियों में शुरू में अगर हमें देव देखने को मिलता है, देवपुत्र, देवराज, देवश्री, और भी कुछ उपाधियां हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं, लेकिन आपको अगर शुरू में देव देखने को मिलता है तो वह किसकी उपाधियां हैं, किसके अन्य नाम हैं? तो वह हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। लेकिन आपको अगर क्रमांक देखने को मिलता है लास्ट में, तो वह किसकी उपाधियां हैं? वह है दोस्तों समुद्रगुप्त की। अब इसकी देखते हैं उपाधियों को। यह दोस्तों नाम थे इसके देवपुत्र, देवराज और देवश्री, लेकिन इसकी जो उपाधियां हैं वह है विक्रमांक। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था कि क्रमांक अगर आपको लास्ट में देखने को मिलता है तो वह समुद्रगुप्त की है, लेकिन एक अपवाद जो है वह है विक्रमांक। जो विक्रमांक की उपाधियां धारण की थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। अब विक्रमादित्य की अन्य जो उपाधियां हैं, एक है विक्रमांक, एक विक्रमादित्य जो कि हम याद करते हैं, एक है परम भागवत। परम भागवत की उपाधि दोस्तों समुद्रगुप्त ने भी धारण की थी। आपको ऑप्शंस में कोई एक देगा। विक्रमादित्य की जो उपाधियां धारण की थी वह शक विजय की। जब हमने शक साम्राज्य को पढ़ा था तब देखा था कि शक विजय पर जब चंद्रगुप्त ने शक राज्य को हराया था तब विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की थी। दूसरी है व्याघ्र शैली में मुद्राओं को चलाया था। व्याघ्र शैली में मुद्राओं को चलाया था। और विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? जब इसने शकों को हराया था। भारतीय अनुश्रुतियों में इसे क्या कहा गया है? सकारी की उपाधि या सकारी नाम से वर्णन किया गया है भारतीय अनुश्रुतियों में। आपसे पूछ सकते हैं कि सकारी अन्य किसकी उपाधि है, किसकी है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की है। उदयगिरी है गुहालेख। उदयगिरी जो गुहालेख है किसका वर्णन प्राप्त होता है? इससे वर्णन प्राप्त होता है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का। उदयगिरी गुहालेख किससे संबंधित है? पहली बात तो यह गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। दूसरी बात इसमें जो वर्णन किया गया है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। इसने जो राजधानी बनाई थी, अगर पूछता है प्रारंभिक राजधानी किससे बनाई थी तो पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र से राजधानी उज्जैनी कौन ले गया था? तो दूसरी राजधानी जो बनाया था वह बनाया था दोस्तों किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। अब दोस्तों देख चुके हैं हम सबसे पहले श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है इसलिए चीजों को जल्दी देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में दोस्तों थे 9 शासक। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में दोस्तों 9 रत्न थे। कितने? 9 रत्न थे, जिसमें से थे एक कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बारहमेहर और बरूची। धन्वंतरी थे दोस्तों, याद करिए एग्जाम में पूछा जाता है, मिलान करने को देता है कि आपसे धन्वंतरी किससे संबंधित है, छपड़क किससे संबंधित है। धन्वंतरी दोस्तों थे एक चिकित्सक। कालिदास थे जिन्हें महाकवि कहा जाता है, और जो कौन थे? भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। इसके बाद में आ जाते हैं छपड़क जो कि कौन थे? छपड़क एक राजनीतिकार थे। इनके बाद में अमर सिंह आ जाते हैं। कौन आते हैं? अमर सिंह। फिर शंकु आ जाते हैं जो कि एक वास्तुकार थे। फिर आ जाते हैं दोस्तों बेताल भट्ट जो कि एक जादूगर थे। इनके बाद में आ जाते हैं बारहमेहर जो कि एक खगोल विज्ञानी थे। दोस्तों आपको इतने ही याद रखने हैं, ज़्यादा याद नहीं रखते हैं। पहली बात तो कालिदास एक कवि थे, धन्वंतरी एक चिकित्सक थे गुप्त काल में, छपड़क एक राजनीतिकार थे, शंकु जो थे वह एक वास्तुकार थे, बेताल भट्ट एक जादूगर थे, बारहमेहर कौन थे? बारहमेहर खगोल विज्ञानी थे। इनके बारे में केवल इतना ही जानता है कि कौन थे। अब दोस्तों आपको देखना है कि यह 9 रत्न थे किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। कालिदास मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह दोस्तों सभी को जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं यूपीएससी के, सभी को याद रहता है कि कालिदास, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरपर, बारहमेहर और बरूची जो थे किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में।
फाहियान जो शासक आया था, यानी कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। और इसने अपनी पूरी कथा में कभी भी सम्राट का वर्णन नहीं किया है। यह प्रश्न दोस्तों यूपीएससी में पूछा गया है कि फाहियान ने किसका वर्णन नहीं किया है? तो सम्राट शब्द का वर्णन नहीं किया है। और फाहियान 399 से लेकर 414 ईस्वी के बीच भारत में रहता है। 399 से लेकर 414 ईस्वी के बीच भारत में रहता है। और इसके बाद में फिर नालंदा से ही अपने चीन की ओर यात्रा को अपने बढ़ा देता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ही जो ब्राह्मण जो धर्म था वह अपने चरमोत्कर्ष पर था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ब्राह्मण धर्म अपने चरम उत्कर्ष पर था। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ, दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने एक मेहरौली लौह स्तंभ है जिसमें चंद्र राजा की जो पहचान की जाती है वह किससे की जाती है? वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से की जाती है। यह भी दोस्तों पीसीएस में पूछा गया था, एक बार आप याद रखेंगे। कला एवं साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, कला एवं गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग तो कहा ही जाता है, लेकिन कला एवं साहित्य का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल को कहा जाता है। इसके दोस्तों सिक्के प्राप्त हुए हैं जिसमें मुख पर, ऊपर वाला जो दोस्तों है यह मुख पर राजा की आकृति बनी हुई थी और जो पीछे सिक्कों पर गरुड़ की आकृति हमें दिखाई देखने को मिलती है। और इसने विष्णु ध्वज का विष्णु पर्वत पर विष्णु ध्वज जो लगवाया था वह किसने लगवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लगाया था। थोड़ी सी चीज़ें दोस्तों जल्दी जल्दी देखते हैं ताकि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना बने और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाएँ। अब वीडियो को पॉज करके पॉइंट्स को एक पॉइंट्स को लिखिए और बार बार याद करने की कोशिश करिए ताकि हम जब क्वेश्चनों करें तो आपको एक पॉइंट दिखाई दे और आपको नोट्स बदलने ना पड़े कि हाँ हमने इस पॉइंट को कहाँ पर पढ़ा था और जो इंपॉर्टेंट है पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। अगला शासक आता है दोस्तों वह है कुमारगुप्त जो कि 415 से लेकर 455 ईस्वी के बीच का शासन करता है। इसकी जो माता का नाम था वह था कुबेर नागा। माता का नाम क्या था दोस्तों? इनकी जो माता का नाम था कुबेर नागा। इन्होंने जो उपाधि धारण की थी, एकमात्र उपाधि है दोस्तों महेंद्र आदित्य। याद रखेंगे दोस्तों, पूछी जाती है कि महेंद्र आदित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो कुमारगुप्त ने उपाधि धारण की थी। शासन कब से कब तक? 415 से 455 तक शासन करते हैं। माता का नाम कुबेर नागा था, उपाधि महेंद्र आदित्य। इसका जो स्रोत है कि इनके शासन की जो जानकारी प्राप्त होती है मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है कुमारगुप्त के शासन की जानकारी। सर्वाधिक जो अभिलेख लिखवाए हैं गुप्त साम्राज्य में वह लिखवाए हैं दोस्तों कुमारगुप्त ने। किसने लिखवाए हैं? कुमारगुप्त ने। टोटल 18 अभिलेखों को कुमारगुप्त ने लिखवाया है। फिर से देखते हैं दोस्तों, कुमारगुप्त 415 से 455 तक शासन करता है। माता का नाम कुबेर नागा है, उपाधि है महेंद्र आदित्य की, इन्होंने उपाधि धारण की है। स्रोत मंदसौर अभिलेख है जो कि इनकी जानकारी का स्रोत है। सर्वाधिक जो अभिलेख लिखवाए गए हैं वह कुमारगुप्त ने लिखवाए हैं। टोटल 18 अभिलेख लिखवाए हैं। सर्वप्रथम ऐसा गुप्त शासक जिसने सिल्वर के यानी कि चांदी के सिक्के जारी किए वह कौन था? वह था दोस्तों कुमारगुप्त। याद रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा गुप्त शासक है जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो वह है कुमारगुप्त। और इसके सिक्कों पर हमें किसकी? मयूर की यानी कि मोर की आकृति देखने को मिलती है। मयूर की आकृति कुमारगुप्त के सिक्कों पर और मयूर की आकृति है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के सिक्कों पर हमें देखने को मिलती है। और केवल इसने एकमात्र शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किए वह कौन था? वह था दोस्तों कुमारगुप्त। अगर आपको नहीं पता है अश्वमेध यज्ञ क्या होते हैं तो वैदिक सभ्यता वाला जो मेरा वीडियो है उसको देखिए, मैंने काफ़ी अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है कि हाँ जो अश्वमेध यज्ञ होते हैं, राजसूय यज्ञ क्या होते हैं और क्यों राजाओं के द्वारा इनको किया जाता था। वीडियो को देखिए बौद्ध धर्म वाले, जिसमें आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। केवल एकमात्र शासक गुप्त शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किए वह था कुमारगुप्त। नालंदा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में है वो मैं कहूँगा गुप्त शासक, गुप्त साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वह है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी कुमारगुप्त ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखेंगे कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक
कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था वडित्यार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति वडित्यार खिलजी के द्वारा जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसको तोड़वा दिया गया था और हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इसका पूरा निर्माण भी करवाया गया है। नालंदा जो कि बिहार में अवस्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासनकाल में हुआ था। किसने करवाया था? कुमार गुप्त ने करवाया था। वडित्यार खिलजी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, इसने इसको तोड़वा दिया था। अब इसके बाद में दोस्तों इसके कुछ ताम्रपत्र हैं, जैसे कि धनदेव है, दामोदरपुर है और बैग्राम है। याद रखेंगे दोस्तों, तीन जो ताम्रपत्र हैं किसके हैं? धनदेव, दामोदरपुर और बैग्राम। कुमार गुप्त प्रथम के हैं, धनदेव, दामोदरपुर और बैग्राम। जो दामोदरपुर जो ताम्रपत्र है उसमें जानकारी मिलती है भूमिय बिक्री की। यूपीएससी में एग्जैक्ट प्रश्न यही पूछा गया था कि दामोदरपुर जो ताम्रपत्र है उससे किसकी जानकारी मिलती है? तो भूमिय बिक्री की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? तो दामोदरपुर ताम्रपत्र से प्राप्त होती है, जो कि कुमार गुप्त का है। अब इसके बाद में दोस्तों अगला शासक है वह है दोस्तों स्कंदगुप्त। यह है दोस्तों स्कंदगुप्त जो कि 455 से लेके 467 ईस्वी के बीच शासन करता है। इसकी जो माता का नाम था वह था दोस्तों अनंत्या देवी। आपको दोस्तों खासकर शासक की उपाधियां, शासक की माता का नाम और जो प्रमुख जो पॉइंट है जो मैं बताता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको तो दोस्तों आपको याद ही रखना है और साथ ही साथ इन पॉइंटों को भी आप याद रखें ताकि जब एग्जाम में प्रश्न बने तो आप इजीली कर पाएं। और जब मैं प्रश्न आपको कराऊं प्रीवियस ईयर पीसीएस के, यूपीएससी के, तो आपको पेज पलटने की जरूरत ना पड़े, तो आप देख के ही प्रश्नों को लगा पाए। स्कंदगुप्त जो कि 455 से 467 के बीच शासन करता है। माता का नाम था दोस्तों अनंतवा देवी। क्या नाम था दोस्तों? अनंतवा देवी माता का नाम था इनकी। और कुमार गुप्त की माता का नाम क्या था? इनका नाम था कुबेर नागा। कुमार गुप्त की माता का नाम कुबेर नागा, स्कंदगुप्त की माता का नाम अनंतवा देवी था। और विक्रमादित्य की जो उपाधियां धारण की थी दोस्तों, विक्रमादित्य नहीं है, विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, लेकिन जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी वह स्कंदगुप्त ने की थी, स्कंदगुप्त ने धारण की थी। और सबसे प्रमुख जो बात है स्कंदगुप्त के बारे में जो आपने पॉइंट्स के रूप में रटी होगी वह है दोस्तों हूणों का आक्रमण। हूणों का आक्रमण जो होता है दोस्तों, हूण क्या थे जो अभी आगे हम देखेंगे दोस्तों। फिलहाल देखते हैं कि हूणों का जो आक्रमण हुआ था सर्वप्रथम किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो भीतरीय जो स्तंभ लेख है उत्तर प्रदेश से गाजीपुर से प्राप्त हुआ है भीतरीय स्तंभ लेख, जिससे यह ज्ञात होता है दोस्तों कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त का पूरा शासन हूणों को आक्रमण से अपने राज्य को बचाने में व्यतीत हो गया। हूणों का आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त का संपूर्ण अपना शासन हूणों के आक्रमण से खुद के राज्य को बचाने में निकल गया। हालांकि हूणों को स्कंदगुप्त ने 2 बार पराजित भी किया था। हूणों को हराया जानकारी भीतरीय स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अब दोस्तों देखते हैं इसके सिक्कों को। इसके सिक्कों पर दोस्तों धनुष बाण लिए हुए स्कंदगुप्त को दिखाया गया है। हालांकि जो कुमार गुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो सिक्के थे उसमें क्या था तो मयूर चिन्ह दिखाया गया था, लेकिन जो धनुष बाण दिखाया गया है वह स्कंदगुप्त के सिक्कों पर दिखाया गया है। पदासन यानी कि पदासन में बैठी हुई लक्ष्मी और स्कंदगुप्त को पीछे वाले पे, सामने वाले पृष्ठ पे धनुष बाण लिए हुए राजा और पीछे वाले पृष्ठ पे लक्ष्मी और स्कंदगुप्त को पदासन स्थिति में दिखाया गया है। भीतरी स्तंभ लेख से हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही पॉइंट है। अब दोस्तों देखते हैं कि स्कंदगुप्त के द्वारा एक थे शासक जिनका नाम था पर्णदत्त। कौन था? पर्णदत्त। एक शासक से दोस्तों पर्णदत्त जिनको सौराष्ट्र का गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था पर्णदत्त को। और पर्णदत्त का दोस्तों पुत्र था जिसका नाम था चक्रपाली। याद रखेंगे दोस्तों, इसी तरह चीजों को एक दूसरे जोड़ के पढ़ेंगे। पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपाली जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था और सुदर्शन झील के किनारे ही विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चक्रपाली ने करवाया था। चक्रपाली किसका पुत्र था? पर्णदत्त का पुत्र था। पर्णदत्त कौन था दोस्तों? वह सौराष्ट्र का गवर्नर था जो कि स्कंदगुप्त के द्वारा जिसको गवर्नर नियुक्त किया जाता है। 466 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे कि 466 में
संघ के दरबार में राजदूत भेजा। 466 में संघ के दरबार में किसने राजदूत, संघ जो था एक चीनीय शासक था। संघ एक चीनीय शासक था जिसके दरबार में स्कंदगुप्त ने अपने राजदूत को 466 में भेजा था। इसके बाद में एक दोस्तों एक पॉइंट है जो आप नोट के रूप में याद रखेंगे, बिलसाड़ अभिलेख है। बिलसाड़ अभिलेख जो एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, गुप्त शासकों की वंशावली इससे भी प्राप्त होती है। जो इससे पहले हमने देखा था वह देखा था स्कंदगुप्त का सुपिया लेख जो रीवा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इससे भी गुप्त शासकों की वंशावली प्राप्त होती है, कहाँ से, घटोत्कच ने। लेकिन एक और है दोस्तों जो कि है कौन सा, बिलसाड़ अभिलेख जो एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है और गुप्त शासकों की वंशावली इससे भी प्राप्त होती है। वंशावली की जानकारी बिलसाड़ अभिलेख एटा और स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है सुपिया लेख जो रीवा मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है, दोनों से प्राप्त होती है। और गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है वह है दोस्तों विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक है वह है विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त एक अल्पज्ञ शासक था, अदूरदर्शी था, जिसके कारण हुणों के आक्रमण होते हैं और गुप्त वंश का दोस्तों पतन हो जाता है। जूनागढ़ अभिलेख हुणों का, जूनागढ़ अभिलेख हुणों को मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों हुणों को क्या कहा गया है, हुणों को कहा गया है मलेच्छ कहा गया है, जो कि एक बार किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को क्या कहा गया है, मलेच्छ कहा गया है। सुदर्शन झील, सुदर्शन झील जिसका जो निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र वैश्य ने करवाया था। याद रखेंगे दोस्तों यह पुष्यमित्र शुंग नहीं है। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया, जिसके जो एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र वैश्य ने। फिर इसके बाद में अशोक के द्वारा इस झील से नहरें निकाली गई। इसका जो किसके द्वारा निकाली गई, तो शास्प के द्वारा निकाली गई थी। इसके बाद में आता है रुद्रदामन। रुद्रदामन, रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसका जो था सुविशाख के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। और इसके बाद आता है दोस्तों पर्णदत्त का पुत्र जिसका नाम है चक्रपाली, जिसके द्वारा विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया जाता है सुदर्शन झील के किनारे पर। अब देखते हैं दोस्तों हुण कौन थे, क्योंकि हुणों का आक्रमण जो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और हुणों के ही गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण किनको माना जाता है, हुणों को, क्योंकि स्कंदगुप्त तो इतना शक्तिशाली शासक था जिसके रहते हुए जब तक उसका शासन रहता है तो हुणों को 2 बार पराजित करता है और साम्राज्य से अपने खदेड़ देता है। और अंततः 50 वर्षों तक हुण फिर स्कंदगुप्त को या गुप्त साम्राज्य को नहीं छेड़ते हैं। इसके बाद में हुण जो प्रमुख शासक आते हैं, हुण के जो प्रमुख शासक आते हैं जैसे कि हम देखते हैं तोरमाड़ और मिहिरकुल, इनके द्वारा जब स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद कुछ अल्पज्ञ शासक आते हैं, उनके शासनकाल में जब आक्रमण किया जाता है तो गुप्त साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो जाता है और गुप्त साम्राज्य पर यह अपना साम्राज्य को हुण स्थापित कर लेते हैं। यह रही दोस्तों हुणों की कहानी। अब हुण देखते हैं कौन थे। फारस से लेकर खेतान तक का, यानी कि जो संपूर्ण चीन है, संपूर्ण चीन के इस क्षेत्र से लेकर फारस तक के जो क्षेत्र में जिनका शासन रहा था वह थे हुण। हुण एक बर्बर एवं असभ्य जनजाति के लोग थे। इन्होंने जो राजधानी बनाया था वह बनाया था वमियान को। यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है कि हुणों की राजधानी क्या थी, वमियान थी। और हुणों का जो क्षेत्र था आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि जो कि पश्चिमी चीन से लेकर फारस तक, फारस से लेकर खेतान तक का जो क्षेत्र था वह हुणों का यहाँ पे शासन था। प्रथम जो आक्रमण हुणों के द्वारा किया जाता है स्कंदगुप्त के शासनकाल में वह 458 एडी में किया जाता है। एक हुणों का शासक था खुशनवाज के नेतृत्व में। हुणों का प्रमुख आक्रमण स्कंदगुप्त के प्रथम आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में होता है, 458 एडी में होता है खुशनवाज के नेतृत्व में। खुशनवाज हालांकि इतना शक्तिशाली शासक नहीं था। इसके बाद में जो शासक आते हैं प्रमुख वह आता है तोरमाड़। तोरमाड़ एक हुणों का प्रमुख शासक था जिसने स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य के हिस्सों को जीता और अपनी स्थायी सत्ता को भी इसने स्थापित किया। तोरमाड़ विष्णु का भक्त था और महाराजा धीराज की इसने उपाधि धारण की थी। दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि तोरमाड़ किसका अनुयायी था, तो वैष्णव धर्म का अनुयायी था और महाराजा धीराज की इसने उपाधि धारण की थी। इसका पुत्र शासक बनता है मिहिरकुल। मिहिरकुल आपने दोस्तों बौद्ध धर्मों में यकीनन पॉइंट्स के रूप में याद किया होगा कि मिहिरकुल जो था उसे
नरसिंह जो कि गुप्त शासक था और बालादित्य जो कि मालवा का शासक था। मिहिरकुल ने नरसिंह को जो गुप्त शासक था और बालादित्य जो मालवा का शासक था, दोनों को पराजित किया था। किसने? मिहिरकुल, जो कि एक हूण राजा था, जो कि एक हूण राजा था। बौद्ध धर्म से घृणा करता था। बौद्ध धर्म से घृणा कौन करता था? मिहिरकुल करता था। बौद्ध धर्म से दोस्तों इतनी घृणा करता था कि बौद्ध धर्म की जो ज़्यादातर मूर्तियां उत्तर भारत में थी उनको इसने तोड़वा दिया था, और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी मानते थे बौद्ध धर्म को, उनको कत्ल भी यह करवा देता था। इसलिए इसे मूर्ति भंजक कहा जाता है, और बौद्ध धर्म से घृणा करने के कारण भारतीय एटला भी इसे कहा जाता है। यह भी प्रश्न दोस्तों दोनों बार पूछे गए हैं कि मूर्ति भंजक के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिहिरकुल को जाना जाता है। बौद्ध धर्म से यह घृणा करता था, और भारतीय एटला, मूर्तियों को तोड़ने के कारण इसे भारतीय एटला कहा जाता है। जो दोस्तों हूण थे, आपने मंगोल जाति का नाम सुना होगा। हूण जो थे वह मंगोल जाति के एक शाखा के निकले हुए थे। मंगोल जाति को चीन वाले, मंगोलिया और चीन वाले हिस्सों में थी मंगोल जाति। मंगोल जाति की दोस्तों दो शाखाएं होती हैं। एक शाखा जो जाती है यूरोप में, योग शाखा, एक शाखा जाती है यूरोप में, एक शाखा आती है दोस्तों उत्तर पश्चिमी भारत में। यही जो दूसरी शाखा थी, इससे निकल के आती है हूण, जिन्होंने भारत पर गुप्त साम्राज्य का अंत किया और भारत में सत्ता को स्थापित किया। मंगोल जाति के थे, और भारत पर आक्रमण करने वाले हूणों को, भारत पर आक्रमण करने वाले जो हूण थे उनको कहा जाता था एप्थेलिटीज। एप्थेलिटीज या सफेद हूण इन्हें कहा जाता था। वे हूण, पहली बात तो मंगोल जाति से लिख लेते हूण। हूणों की दो शाखाएं थी, एक जाती है यूरोप में और एक शासन करती है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण करती है। और यही जो शाखा थी इनको कहा जाता है एप्थेलिटीज, एप्थेलिटीज या सफेद हूण, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य का अंत किया, गुप्त साम्राज्य का अंत किया और भारत में सत्ता को स्थापित किया। इसकी जो जानकारी, हूणों की जो जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि जो तोरमाड़ और मिहिरकुल के बारे में हूण प्रमुख शासक थे, इनकी विस्तृत जानकारी राजतरंगिणी से प्राप्त होती है, जो कि किसके द्वारा? कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। राजतरंगिणी से प्राप्त होती है, जो कि कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों यह रही दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा गुप्त साम्राज्य को, जिसमें सबसे पहले हमने साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी विवरण को देखा, इसके भौगोलिक विस्तार को देखा। इसके बाद में हमने देखा शासकों को, सबसे पहले श्रीगुप्त, इसके बाद में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त, जिसको हमने ट्रिक से भी याद किया। इनके बारे में मोर देन जितने भी पॉइंट बन सकते थे और जैसे भी थ्योरेटिकल जो प्रश्न बनते हैं सभी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। आज की वीडियो को थोड़ा सा मैंने जल्दी बताया है आपको। अगर आपको थोड़ी सी जल्दी लगती है तो वीडियो को पॉज करके प्रश्नों को बार बार देखिए और याद करने की कोशिश कर दिए। एक एक पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है मैंने अगर कहीं आपको बताने में थोड़ी बहुत गलती कर दी हो तो आपसे माफ़ी चाहूँगा, और कमेंट्स में बताइएगा आप कि कहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत गलती की है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।